अच्छा बच्चों, देखिए आज हम आपको जो हमारा छंद का टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए पहले वाले वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि जो वार्णिक छंद है वो 3 प्रकार का होता है। वार्णिक छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। तीनों की परिभाषाएं हमने आपको बताई थी कि जिस छंद के चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद के पहले और तीसरे एवं दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या समान होती है उसे अर्धसममात्रिक कहते हैं। और जिस छंद के तीनों या चारों चरणों में वर्णों की संख्या असमान होती है उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आज पाद। आज का टॉपिक क्या है? पाद। पाद क्या होता है कि जब हम छंद पढ़ते हैं तो जैसे ही हम पद पढ़ते हैं उस पद में एक प्रकरण होता है पाद। और पाद जो होता है एक छंद में, हमने आपको पहले भी बताया था कि छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक वैदिक छंद होता है, एक लौकिक छंद होता है। वैदिक छंद में जो पाद होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन लौकिक छंद में जो पादों की संख्या होती है वो निश्चित होती है। और वैदिक छंद में जो पाद होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। तो इसे कहेंगे हम कि प्रत्येक चरण में 4 पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं? 4। इन पादों को दूसरे शब्दों में चरण ही कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण। तो जो पाद होता है उसे हम दूसरे शब्दों में चरण भी कहते हैं। पाद कह लो, चरण कह लो, दोनों एक ही बात है। संस्कृत में इसे गेय, पाद, चतुर्थांशः। संस्कृत में से कहते हैं कि गेय है पाद चतुर्थांशः, अर्थात पादों की संख्या को कितना माना गया है? चतुर्थ, अर्थात 4। ठीक है। तो इस प्रकार से हम सब प्रत्येक छंद में पढ़ेंगे तो प्रत्येक छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? 4। अब इसमें संख्या होती है 1, 2, 3 और 4। ये चीज ध्यान रखना इस चीज का कि प्रत्येक पद्य में जब हम कोई भी छंद पढ़ते हैं तो उसमें प्रथम व तृतीय जो चरण या पाद होते हैं इन दोनों को अयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? अयुग। पहले और तीसरा यानी कि प्रथम और तृतीय जो चरण हैं इनको हम अयुग कहते हैं, अयुग पाद। दूसरा द्वितीय व चतुर्थ चरण या पाद को युग कहते हैं। क्या कहते हैं? युग। तो ये ध्यान रखना कि प्रथम और तृतीय चरण को अयुग कहते हैं और द्वितीय व चतुर्थ चरण को युग कहते हैं। ये इनका नामकरण किया गया दोनों का। तो ये हो गए आज पाद। पाद क्या होते हैं, कितने होते हैं, किसे पाद कहते हैं, कौन कौन से पाद को क्या कहते हैं, पाद का दूसरा नाम क्या होता है, ये चीज आगे हम पढ़ेंगे। लघु गुरु संज्ञा, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक
है छंद में कि छंदों में लघु और गुरु वर्णों की जो संज्ञा निर्धारित होती है वो किस प्रकार होती है। छंद में लघु व गुरु वर्णों की संज्ञा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है छंद में, इसे विशेष ध्यान रखना है आपको कि इनके बिना अपन छंद का जो टॉपिक है उसमें नहीं चल सकते जब तक हमें लघु और गुरु संज्ञाओं का या लघु गुरु वर्णों का ज्ञान नहीं होता है, तब हम इसे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें वर्ण अथवा अक्षर। वर्ण अथवा अक्षर एक ही बात होती है, एक दूसरे के पर्याय हैं। वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, किसे कहते हैं? आप खूब जानते हैं कि क्षरण रहित धर्मत्वात् अक्षरम इति कथ्यते, अर्थात जिस ध्वनि के क्षरण नहीं हो, अर्थात जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसका डिवाइडेशन नहीं कर सकते, उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज होती हैं, एक तो होती है लघु संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? लघु संज्ञा, जिसे हम दूसरे शब्दों में ह्रस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व वर्ण कहते हैं। अपनी आम भाषा में उसको छोटा अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा अक्षर। तीन शब्दों से हम उसे पढ़ाएंगे, लघु वर्ण कह दो, ह्रस्व वर्ण कह दो, अर्थात छोटा अक्षर या छोटा वर्ण कह दो। ठीक है, अब लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं, लघु संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होती है? तो देखिए, ए, ई, उ, री, ली, ये 5 वर्ण होते हैं, ए, ई, उ, री और ली। इन वर्णों की लघु संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? लघु संज्ञा। अर्थात ये ध्यान रखना कि ये जो 5 वर्ण हैं वो लघु होते हैं। अब या तो किसी पद में ये वर्ण स्वयं आ जाएं और या इनकी मात्रा किसी व्यंजन वर्ण में आकर के जुड़ जाती है, तब इन वर्णों को हम कौन सी संज्ञा का नाम देते हैं? लघु संज्ञा। इस लघु संज्ञा को संक्षिप्त में ले से संबोधित किया जाता है। किससे संबोधित किया जाता है? ले से। अर्थात अगर छंद के किसी भी लक्षण में हमें ले शब्द मिलता है अलग से, तो उसको हम कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे? लघु संज्ञा पढ़ेंगे। तो संक्षिप्त में इसे इसी प्रकार पढ़ा जाता है, लघु संज्ञा का छंद में संकेत चिन्ह सरल रेखा पुस्तक में इस प्रकार का चिन्ह बना लेना कि इस प्रकार की अगर सरल रेखा छंद में हमें कहीं देखने को मिलती है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? लघु संज्ञा। इसे कौन सी संज्ञा का नाम देंगे? लघु संज्ञा। ठीक है, तो ये तो हो गई लघु संज्ञा। कौन कौन से वर्णों की संज्ञा लघु होती है, लघु संज्ञा को संक्षिप्त में क्या कहते हैं, छंद शास्त्र में या छंद पढ़ते हैं उस समय लघु संज्ञा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये चीज इसमें महत्वपूर्ण होती है। जैसे
कविता, जैसे एक नाम आ गया कविता। अब इसमें हमें लघु गुरु संज्ञाओं का निर्धारण करना है, और लघु गुरु संज्ञाओं का जब निर्धारण करेंगे तो देखेंगे अपन कि के एक व्यंजन है, लेकिन इसमें एक स्वर मिला हुआ है, वो है ए। क्या मिला हुआ है? ए। और ए जो होता है वो कौन सी संज्ञा में आता है? लघु संज्ञा में। अभी बताया था ना कि या तो ये अक्षर स्वयं आ जाएं, और या इनकी मात्रा किसी वर्ण के साथ लगी हुई आ जाती है, तो हम उसे कौन सी संज्ञा देंगे? लघु। तो यहाँ के ऊपर जब हम इसको लगाएंगे तो लघु संज्ञा का संकेत चिन्ह ये होता है सरल रेखा। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कराएंगे। अगला आता है बी। वह जो व्यंजन है इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, और ये वाली जो ई होती है वो लघु संज्ञा के अंदर आती है, तो इसको भी हम कौन सी संज्ञा का निर्धारण करेंगे? लघु। अगले वाला है ता, और इस तय व्यंजन में जो आ की मात्रा लगी हुई है, अब आ की मात्रा हमारी लघु संज्ञाओं में नहीं है, इसलिए हम इसको लघु संज्ञा का निर्धारण नहीं करेंगे। ठीक है, आगे समझ में? तो ये है लघु संज्ञा का वर्गीकरण, या लघु संज्ञा को इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम गुरु। दो प्रकार की संज्ञाएं बताई थी हमने अभी आपको, लघु संज्ञा और गुरु संज्ञा। लघु संज्ञा का जो हमने वर्णन अभी आपके सामने कराया था वो इस प्रकार था, और अब करेंगे हम गुरु संज्ञा। नंबर 2, गुरु संज्ञा। इसको हम दूसरे शब्दों में दीर्घ संज्ञा भी कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? दीर्घ, जिसे अपन अपने आम भाषा में बड़ा अक्षर या बड़ी मात्रा कहते हैं। देखिए आगे जब हम चलते हैं तो आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये जो 8 वर्ण हैं, इन 8 वर्णों की गुरु या दीर्घ संज्ञा होती है। ध्यान रखना कि संस्कृत में स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो 13 होती है, जिसमें 5 वर्ण लघु होते हैं और शेष बचे हुए 8 वर्ण गुरु होते हैं। लघु वर्णों की, लघु स्वर वर्णों की जो होती है वो लघु संज्ञा होती है, और गुरु स्वर वर्णों की जो संज्ञा होती है वो दीर्घ संज्ञा होती है। अर्थात अभी हमने आपको पहले भी बताया था और अभी इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि ये 8 स्वर वर्ण या तो स्वयं आ जाएं किसी पद में, और या इनकी मात्रा कहीं लगी हुई आ जाती है, तो हम उसे कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे? गुरु संज्ञा। इस संज्ञा को छंदों में अर्थात इसका संकेत चिन्ह अवग्रह चिन्ह होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि अगर ये वर्ण स्वयं आए अर्थात इनकी मात्रा कहीं लगी हुई आए, तो छंद शास्त्र में जब इस संज्ञा को, गुरु संज्ञा को प्रदर्शित किया जाता है तो अवग्रह चिन्ह से प्रदर्शित किया जा रहा है। जो कोष्टक में आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजी के एस अक्षर के समान जो चिन्ह होता है उसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं, और छंदों में अगर ये आ जाए तो इसको ना तो अवग्रह चिन्ह पढ़ेंगे
और ना ही इसको एस पढ़ेंगे, इसे हम गुरु संज्ञा के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है। और गुरु संज्ञा को संक्षिप्त में से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात अगर छंद के किसी लक्षण में गै से संबंधित या तो गै में ऊ की मात्रा आ जाए या ओ की आ जाए या औ की मात्रा आ जाए या आ की मात्रा आ जाए तो लक्षण में उसे गुरु संज्ञा के नाम से पढ़ा जाएगा। मात्रिक छंदों में जब हम मात्रिक छंद पढ़ते हैं तो मात्रिक छंदों में गुरु वर्ण जो होता है अर्थात गुरु संज्ञा जो होती है उसकी दो मात्राएं पढ़ी जाती हैं। कितनी मात्रा पढ़ी जाती हैं? दो। मात्राओं में गुरु संज्ञा की दो मात्रा गिनी जाती हैं। कितनी मात्रा गिनी जाती हैं? दो मात्राएं। जैसे कि आपने कक्षा 11 में आर्य छंद पढ़ा होगा और आर्य छंद जो है वो मात्रिक छंद है और उस छंद को जब हमने पढ़ा था तो वहां मात्राओं की गणना की थी ना कि वर्णों की गणना की थी। और जब वहां गुरु संज्ञा आ जाती थी तो उस गुरु संज्ञा की कितनी मात्राएं पढ़ते थे? दो मात्राएं। तो ये था लघु संज्ञा और गुरु संज्ञा। अब आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो कुछ एक ऐसी परिस्थितियां हैं जहां कुछ वर्णों को गुरु संज्ञा का नाम दिया जाता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां गुरु संज्ञा बताई जाती है? तो इनके कुछ नियम हैं, वो नियम लिखेंगे अपन कि निम्न स्थितियों में वर्णों की गुरु संज्ञा होती है। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं कि जहां वर्णों की गुरु संज्ञा मानी जाती है? स्पष्ट रूप से अभी हमने आपको दो प्रकार के नियम बताए थे कि किन वर्णों की लघु संज्ञा होती है और किन वर्णों की गुरु संज्ञा होती है। अब कुछ एक ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जहां उन वर्णों को गुरु ही माना जाता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? नंबर 1, अनुस्वार युक्त वर्ण की गुरु संज्ञा होती है। अनुस्वार युक्त वर्ण की गुरु संज्ञा होती है। अनुस्वार तो सभी जानते ही होंगे। अनुस्वार पहले हमने आपको हल संधि प्रकरण में एक अनुस्वार संधि होती है, मोह अनुस्वार सूत्र से आपको उसको पढ़ाया गया था कि मकारस्य स्थाने अनुस्वार भवति हलि परत। तो किस प्रकार से अनुस्वार युक्त वर्ण की गुरु संज्ञा होती है? जैसे किसी भी वर्ण के ऊपर अगर अनुस्वार लगा हुआ आ जाता है, चाहे उसमें लघु स्वर जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर अगर अनुस्वार रखा हुआ है तो उस वर्ण की गुरु संज्ञा मानी जाती है। जिस प्रकार रामम,
क्या है? रामम। अब यहाँ इस शब्द में हम संज्ञाओं का निर्धारण जब करेंगे तो रे वाले अक्षर में आ की मात्रा लगी है, और अभी हमने पढ़ा है कि आ जो होता है वो गुरु संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ गुरु संज्ञा से इसे प्रदर्शित करेंगे। अगला मैं है, मैं में ए की मात्रा जुड़ी हुई है, और ए जो होता है वो लघु संज्ञा होता है, लेकिन इस मैं के ऊपर जो अनुस्वार रखा हुआ है, इस अनुस्वार के कारण मैं की भी कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? गुरु। ठीक है। अब इस प्रकार से अभी हमने जो पढ़ा था लघु संज्ञाओं में ए, ई, उ, री और री, इन पांचों अक्षरों के ऊपर या ये कहीं किसी व्यंजन के साथ मिले हुए हैं, उस समय भी अगर उनके ऊपर अनुस्वार आ जाता है तो हम इसे कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे? गुरु संज्ञा। क्लियर? अगला नियम नंबर 2, विसर्ग युक्त वर्ण की गुरु संज्ञा होती है। विसर्ग युक्त वर्ण की गुरु संज्ञा होती है, अर्थात जिस प्रकार से हमने पहले वाले नियम को पढ़ा है उसी प्रकार से इस नियम को पढ़ेंगे कि अगर लघु संज्ञा वाले वर्ण के पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो उस विसर्ग से युक्त वर्ण की भी गुरु संज्ञा होगी। जैसे कवि। क्या है? कवि। अब देखिए इसमें लघु गुरु संज्ञा का जब निर्धारण करेंगे तो कै में ए की मात्रा लगी हुई है, इसके ऊपर ना तो अनुस्वार है ना विसर्ग लगा हुआ है, इस परिस्थिति में और ए की जो होती है वो लघु संज्ञा होती है, तो इसमें हम कौन सी संज्ञा का निर्धारण करेंगे? लघु का। अगला है वी। वह व्यंजन में ई की मात्रा लगी हुई है और ई जो होता है वो लघु संज्ञा होता है, लेकिन इसके पीछे जो विसर्ग लगे हुए हैं इन विसर्गों के कारण इसकी संज्ञा गुरु मानी जाएगी। कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? गुरु। तो इस प्रकार से ये जो दोनों नियम हैं कि अगर किसी अक्षर के ऊपर अनुस्वार आ जाता है तो उसकी गुरु संज्ञा होती है, और अगर किसी अक्षर के बाद में विसर्ग लगे हुए आ जाते हैं, चाहे उसमें लघु संज्ञा लगी हुई हो, उसको भी कैसा पढ़ा जाता है? गुरु। अगला नियम नंबर 3, संयोग संज्ञा से युक्त वर्ण, संयोग संज्ञा से युक्त वर्ण अर्थात आधे अक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखना, ये इन नियमों को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन संयोग संज्ञा वाला जो वर्ण है ये हमको बहुत कंफ्यूज करता है और यही हमारी गलती होने की संभावनाएं बन जाती है। एक बार पुनः पढ़ेंगे कि संयोग संज्ञा से युक्त वर्ण अर्थात आधे अक्षर से पूर्व का जो वर्ण होता है उसे कैसा माना जाता है? गुरु। अब संयोग संज्ञा क्या होती है? हमने आपको पिछली संज्ञाओं में भी, पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था कि संयोग संज्ञा किसे कहते हैं। संयोग संज्ञा होती है कि जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में, संयोग संज्ञा किसे कहते हैं वो मैं बता रहा हूं, सुनिए, कि दो व्यंजन वर्णों के बीच में जब स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं होता हो, उस स्थिति में उन दोनों वर्णों की कौन सी संज्ञा मानी जाती है? संयोग संज्ञा। हलो अंतरा संयोग, संयोग संज्ञा का एक सूत्र होता है हलो अनंतरा संयोग, अर्थात हल वर्णों के बीच में जब स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं होता है तो उसे हम संयोग संज्ञा कहते हैं। देखिए किस प्रकार से,
जैसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, विशेष ध्यान रखना इसका कि संयोग संज्ञा को पहचानने में अगर आपसे गलती हो गई तो आप निश्चित रूप से यहाँ गलती कर दोगे। एक शब्द है कक्षा। कौन सा शब्द है? कक्षा। अब यहां ये जो कह दिया हुआ है, इस कै में ए मिला हुआ है। कौन सा स्वर मिला हुआ है? ए। और ए जो होता है वो कौन सी संज्ञा होती है? लघु संज्ञा होती है। लेकिन कैसे आगे वाला जो वर्ण है वो संयुक्त वर्ण है। इस वर्ण को संयोग संज्ञा कहते हैं। अब ये संयोग संज्ञा होने के कारण, अभी हमने नियम में आपको पढ़ाया था कि संयोग संज्ञा से पूर्व का वर्ण, संयोग संज्ञा से पूर्व का जो वर्ण होता है वो कैसा होता है? गुरु होता है। कैसा होता है? गुरु। तो कै को कैसा मानेंगे? गुरु। और आगे चल के जो छा शब्द आया हुआ है इसमें आ वैसे जुड़ा हुआ है, और आ जो होता है वो कौन सी संज्ञा होती है? गुरु होती है। तो इसको भी कैसा माना जाएगा? गुरु। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि संयोग संज्ञा से पूर्व का वर्ण कैसा माना जाता है? गुरु माना जाता है। देखिए जैसे और उदाहरण, विद्यालय। क्या है? विद्यालय। अब यहां जब इसमें हम लघु गुरु संज्ञाओं का निर्धारण करेंगे तो वह जो अक्षर है इसमें लघु संज्ञा लगी हुई है, अर्थात ई लगी हुई है, ई लघु होता है। लेकिन इससे आगे जैसे ही हम चलेंगे तो जो द्य आया है, द्य, ये संयोग संज्ञा है। और अभी हमने नियम में लिखाया है कि संयोग संज्ञा से पूर्व का वर्ण कैसा माना जाता है? गुरु। तो हम इस वी को कैसा मानेंगे? गुरु। और इस द्य में आ की मात्रा लगी हुई है, और आ कैसी संज्ञा होती है? गुरु। तो इसको भी कैसा मानेंगे? गुरु। लय में ए लगा हुआ है, और ए जो होता है वो लघु संज्ञा होता है, इसलिए इसको लघु मानेंगे। और यह जो है इसमें भी ए लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद में विसर्ग आए हुए हैं, और अभी नियम पढ़ाया था कि विसर्ग से युक्त जो संज्ञा होती है उसे कैसा माना जाता है? गुरु माना जाता है। इस अक्षर को, यानी ये शब्द जो है विद्यालय है, हम इसको दूसरे प्रकार से और लिख सकते हैं, विद्यालय है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इस प्रकार के भी उदाहरण हमें बहुत आते हैं, खूब देखा जाता है कि वही बात है, वी से आगे आ गया आधा अक्षर। और अभी हमने आपको लिखाया था कि आधे अक्षर से पूर्व का जो वर्ण होता है वो कैसा होता है? गुरु। तो द आधा है, और द से पहले वाला जो अक्षर है वो गुरु माना जाएगा, ये गुरु माना जाएगा, ये लघु माना जाएगा, और ये गुरु माना जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत से उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें आधे अक्षर आते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर के आ जाते हैं, उसे संयोग संज्ञा कहते हैं। और संयोग संज्ञा से पूर्व का वर्ण जो होता है वो भी कैसा होता है? गुरु होता है। बस आज इतना ही। हमने आपको लघु गुरु वर्णों की संज्ञाओं का निर्धारण करना सिखाया। ठीक, दैट्स ऑल।